प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं मिस राहत कौनैन हसन से, जो चेयरपर्सन है कॉम्पिटिशन कमीशन की। अच्छा, पहले अगर उस पर हम बात कर लें कि अगर कोई भी आम शख्स वो समझता है कि कोई डिसेप्टिव मार्केटिंग हो रही है, कहीं कार्टलाइजेशन हो रही है, उसकी वजह से कीमत ज़्यादा है, तो वो सिंपली एक सादे कागज़ पे जो भी वो समझता है हो रहा है वो लिख के और कॉम्पिटिशन कमीशन को अरसाल कर दे, भेज दे, तो उस पर भी कॉम्पिटिशन कमीशन रिसर्च करने के बाद, अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्शन लेगा? जी बिल्कुल, हम लेते हैं और इस तरह हमने बेतहाशा केसेस में की है। कई केसेस में हमारी जैसे ऐसे 5000 फ़ी है कि आप अगर आएँ तो करें, क्योंकि थ्रू एसोसिएशन आए तो हमने वो वेव कर दी है, और अगर इंडिविजुअल आते हैं तो हमने कंपनीज़ की 50,000 है, बिकॉज जनरली वो कंपनीज़ एक दूसरे को डैमेज करने के लिए भी कंप्लेंट करती है, तो हमने उसका भी लिहाज, उसका भी ख्याल रखना होता है। लेकिन हमने बहुत सारे केसेस में इंडिविजुअल्स ने हमने भेजा और हमें डब्बा पैक करके कि देखें जी, ये इस पे कीमत पे ये लिख रहे हैं, इसका वेट ये, बचत ये हो रही है, और हमने इस पे काम लिए हैं। अच्छा, तो बहुत ओपन है। बल्कि मैं तो अपने सार्फिन से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमें ज़रूर लिखें। हम इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में ब्लू एरिया में हमारा 7th and 8th फ्लोर है। आप वहाँ आना चाहते हैं आप आएँ। हमने अपने आप को एक्सेसिबल किया है। पहले हम डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में होते थे, वी हैव मूव्ड आउट। सो दिस वॉज अ प्राइमरी रीज़न वॉज, हमारा ये ख्याल था कि अगर आप पब्लिक बॉडी हैं तो यू मस्ट बी विजिबल, यू मस्ट बी एक्सेसिबल। तो अब हम वहाँ पे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, आपको सारी, जिस दिन आप कंप्लेंट लिखते हैं विद इन डे और सो यू विल गेट एन एक्नॉलेजमेंट कि हमें आपकी मिल गई है, और उसके बाद हम उस पर काम शुरू करें। ठीक है। अच्छा, आप कह रही हैं इंडिविजुअल्स के लिए कोई फ़ी नहीं है? या इंडिविजुअल्स के लिए 5,000 है, लेकिन हम उसमें इनवेरिएबली वेव कर देते हैं अगर उनको कोई दिक्कत है या कोई मसला है, तो दैट इज, फी इज नॉट एन इशू। यू फील फ्री टू प्रोवाइड अस द फैक्ट्स। हम ये नहीं कर सकते, हमें ऐसे भी वैसे अहकाम जारी होते हैं, अभी तक ये कुछ क्यों नहीं हुआ और अब ये क्यों नहीं हुआ। अच्छा। तो उसके मसाइल और होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट की तरफ आता हूँ कि ये भी एक बड़ा जो है वो एरिया है। इसमें आपकी अब तक क्या फाइंडिंग्स हैं, उसमें कॉम्पिटिशन कमीशन क्या कर रहा है? क्या पब्लिक प्रोक्योरमेंट में हर डिपार्टमेंट में आपको मसले नज़र आए हैं? थोड़ा सा मैं इस पे आपको बैकग्राउंड इसलिए ज़रूरी है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट हमारे रोड मैप में, जब मैं चेयरपर्सन अपॉइंट हुई तो जो मैंने एक रोड मैप दिया था उसमें प्रायोरिटी एरिया वाज पब्लिक प्रोक्योरमेंट। हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी हुई इन्फोर्समेंट। वो तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है, जो भी आया नज़र में आया उस पर हम इन्फोर्समेंट करेंगे विदाउट फियर एंड बीइंग फेयर। सेकेंड, हमने ये कहा कि जो डिस्क्रेशनरी एरियाज़ हैं उनमें कौन से एरियाज़ हैं जो प्रायोरिटाइज होंगे, और वो प्रायोरिटी हमने इस तरह की कि जिसका पब्लिक इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, हम उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हमने पब्लिक प्रोक्योरमेंट को प्रायोरिटी पे क्यों रखा? हमने इसलिए रखा कि आपकी GDP का पब्लिक प्रोक्योरमेंट 25% कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, आपकी 400 से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ हैं, और अभी तक जो केसेस सामने आए हैं, चाहे आप जूट मिल ले लें, चाहे आप इलेक्ट्रिकल पावर इक्विपमेंट ले लें, चाहे आप ट्रांसफार्मर्स की उसमें चले जाएं, आपको समझ ही आएगी कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्रोक्योरमेंट इन एसेंस है क्या। पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मकसद तो कंपटीशन क्रिएट करना है ना, कि आप कंपेटिटिव बिडिंग करें। तो अगर आप मिलकर बैठ जाएं कि तुम 4 ले लो और 3 मैं ले लेता हूं और ये कीमत रख लेते हैं, तो ये तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट की निगेशन है, सरासर निगेशन है, और ये बिल्कुल डिफीट कर देता है पर्पस। और ये हो रही है, और ये हो रहा है। आप जूट मिल्स केस में देखें, हालांकि ये मैं ये बात अप्रिशिएट करती हूँ कि उन जूट मिल्स अंडरटेकिंग्स ने ड्यूरिंग द हियरिंग कैंडिडली उन्होंने कहा जी ये मसाइल हैं। प्रोक्योरमेंट एजेंसी साथ बैठी हुई थी। मैंने कहा देखें, अगर आप कोऑपरेट करेंगे, आप अब हमें बताएंगे क्या इश्यूज हैं, कमिटमेंट्स देने को तैयार होंगे, लेट्स रिजॉल्व इट। फिर भी उन्होंने 23 मिलियन फाइन जमा कराया है। That speaks about the credibility of the agency कि you have been able to get them around and comply with law। उसी तरह इस वक्त हमने 20-22 कंपनीज को नोटिस दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर्स में, स्विच गियर में, मीटर्स में, इन सब में कल्यूसिव हो रही है। अब आप अभी हेयरिंग्स चल रही हैं, सो वील सी व्हाट हैपेंस, बट इंक्वायरी की फाइंडिंग ये है कि प्रमा फिशाई ये इसमें जो है कल्यूसिव प्रैक्टिस है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं लिए गए। आपकी ये मार्केट, आपको पता है ना, 1 बिलियन रुपीज़ सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल पावर इक्विपमेंट की है, तो इनके इम्पैक्ट देखें बहुत ज़्यादा हैं। अब हम चाहते हैं कि हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसी के साथ एक MOU करें जिसमें हम इकट्ठे मिलकर के काम कर सकें। टर्की में रिसेंटली हमारे कुछ एक्सपर्ट्स आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए। हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, हम ऑफिसर्स को भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। तो उन्होंने ये बताया कि टर्की में भी जब तक कि उन्होंने पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी के साथ मिल के काम नहीं किया, तब तक उनके कोई इतने कंसिडरेबल नताइज नहीं थे, बल्कि वो हैरान रह गए थे कि पाकिस्तान को अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं और उन्होंने इतना कुछ
अनकवर किया है इसमें, जो अभी तक शायद वो भी नहीं कर सके। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें कि कंपटीशन कमीशन को हमको मालूम है कि इससे पहले भी फ़ंड्स का कुछ मसला था और डिसीजन जो जिस तरह से फंडिंग होनी थी उस वो भी कंप्लाई उस पर नहीं हो रहा है। रेगुलेटर्स जो बहुत से हैं उनको भी कुछ परसेंटेज आपको देनी थी, तो उस पर थोड़ा बताइए कि क्या कुछ बेहतरी आई है? देखिए, वन शुड गिव, जो फेयर ड्यू है ना, एक्नॉलेजमेंट वो देनी चाहिए। गवर्नमेंट ने सपोर्ट तो किया क्योंकि ये लॉ आया, एक्ट बना, कमीशन के सेकंड कमिश्नर्स जो मेंबर्स अपॉइंट होने थे वो भी इन टाइम हुए, तो वी शुड रिकग्नाइज दैट। ठीक है। हाउएवर, जहाँ पे 3% फी का है मामला, ये रेगुलेटरी एजेंसीज ने देना है। ओगरा है, पीटीए है, सीसीपी है, पेमरा है, इन सारों ने देना है। इशू सिर्फ थोड़ा सा हमारा टर्फ वॉर है। आई एम श्योर इंशाल्लाह वील गेट एक्सेप्टेबिलिटी, और ये थोड़ी सी मेल्ट की है, आइस मेल्ट की है, और मैं पॉजिटिव हूँ इस चीज़ में कि हम इसमें कोई मुस्बत कदम ले ही लेंगे। हर चीज़ को टाइम लगता है, कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक कंपटीशन एजेंसी को कहते हैं कि ऑटोनोमस है, तो बगैर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के तो नहीं ना ऑटोनोमस हो सकती। हमने अपने डिसीजंस में तो इंडिपेंडेंस डेमोन्स्ट्रेट कर दी। हमने तो स्टील मिल्स को भी नहीं छोड़ा, पीईआई को नहीं छोड़ा, इवन ICAP, Institute of Chartered Accountants को, you know, whether it's a professional body, it's a public body, it's a commercial private undertaking, public undertaking, हमने हर के अगेंस्ट किया है। So उधर तो हमने अपनी इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश कर ली। फाइनेंशियल इसमें अब आप क्या चाहते हैं? आपने इतना बड़ा काम दिया है, promoting economic efficiency in each and every sphere and economic activity, और फिर आप बजट देखें क्या है, 200 मिलियन। अब उसमें हम क्या करें? हमारे पास इन्फोर्समेंट स्टाफ 50 से कम है, और ये स्टाफ राउंड द क्लॉक काम कर रहा है। ये इवेंचुअली अगर हम इसको बिल्ड नहीं करेंगे तो हमें सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, और सस्टेनेबिलिटी के लिए ये 3% फी इनकी जेब में इतना सा सुराख नहीं करेगा। okay. इतनी छोटी सी अमाउंट है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन के लिए इट्स वेरी मीनिंगफुल, एंड आई एम क्वाइट होपफुल। आई हैव सीन कि लोग रीजनेबल हैं। तो सिस्टम में आपकी बात हुई है, तो बात हो रही है, बात होती है, और क्या आपको बताया जा रहा है? जी, देखिए, इसमें हमने बड़ी एफर्ट्स किए हैं। हम 1-to-1 भी वी हैव अप्रोच्ड रेगुलेटर्स, हमने ख़त भी लिखे हैं, एक्सप्लेन भी किया है, मिले भी हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब उनकी while he was heading it, तो उन्होंने एक मीटिंग भी कॉल की थी, उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि ये कानून है, इस तरह है। अब कुछ चीज़ें ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में रेफर हो गई हैं, लेकिन बात ये शुजा जो अप्रिशिएट करने वाली है, जब पार्लियामेंट ने अपना वर्डिक्ट लॉ में दे दिया है, जब रूल्स आ गए हैं, तो फिर इस पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और बाकियों का तो कहना नहीं ना। द लॉ इटसेल्फ हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड, और इंशाल्लाह वी आर होपफुल थिंग्स विल मूव। दे आर ग्रेजुअली स्लो है, लेकिन हो जाएगा। वी नीड अ फर्मर कमिटमेंट। इस पे जो है ना, थोड़ा सा फर्मर कमिटमेंट की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें मूव कर जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली आगे आने वाले दिनों में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करा रहा है, उसके बारे में थोड़ी हमको बताइए तफसील। जी बिल्कुल शुजा, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये सवाल किया है कि हम 1 और 2 दिसंबर को ये सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इसमें अब तक जो हमारे पास कंफर्मेशन आई है वो ऑलमोस्ट 19 फॉरेन पार्टिसिपेंट्स की है। ऑलमोस्ट 13 to 15, बीच में पहले हमारे ज़्यादा थे, फिर कुछ कैंसिल हुए, अब अराउंड 13 to 15 कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें USA भी है, जिसमें EU के लोग भी हैं, जिसमें इंडिया भी है, यहाँ से ब्राज़ील से भी हैं, पोर्चुगल के हेड हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। ये क्या है? आई थिंक इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंपटीशन कमीशंस वर्क। आई मीन शायद आपके इल्म में हो कि हमने अपने आप को लास्ट ईयर वॉलंटरली सबमिट किया था कि हमारी इवैल्यूएशन की जाए। ग्लोबल कंपटीशन रिव्यू एक जर्नल है जो इकोनॉमिस्ट और कंपटीशन एजेंसीज और एकेडेमिया कंसल्ट करते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। और आई थिंक आउट ऑफ 104 कंट्रीज, if I recall the figure rightly, Pakistan is one of them. South Asian इसमें हम we are ahead of China and Singapore in that we have volunteered ourselves and we have been rated. And now we have been benchmarked with what, with which countries? अगर आप देखें, हमें पोर्चुगल और ब्राज़ील के पास 2.5 स्टार मिला है, US से, और EU को 5 स्टार्स है। आपको ये स्टार रेटिंग क्यों मीनिंगफुल है? ये बड़ा ज़रूरी था हमारे लिए। हम समझना चाहिए हम कितने पानी में। मैं अगर आके यहाँ पे कह दूँ जी हमने बहुत काम किया है, हम तो ऐसे वो एक बात होगी, लेकिन अगर आप एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करके कहते हैं कि जी आप बताएं हम कैसे हैं, और आप फिर आप हमारा रिव्यू पढ़ें, हमने वो वेबसाइट पे लगाया हुआ है,
आप यू विल फील प्राउड ऑफ दिस एजेंसी कि इतने छोटे वक्त में हमारा मेन फोकस ही इन्फोर्समेंट रहा है, डिस्पाइट कि हमारे पास पैसे की बहुत कमी रही है, डिस्पाइट कि हमारे और इतने कैपेसिटी रिसोर्स मसाइल हैं। इट्स अ न्यू लॉ, हमने अदरवाइज शुरू में बड़ी स्ट्रगल किया, आपको पता है ये ऑर्डिनेंस आया था, एक्ट तक होने में 4 साल लग गए इसको। तो ये सारी चीज़ें मराहल हल करने के बावजूद हमारा सारा फोकस उधर भी था और इन्फोर्समेंट पे भी रहा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट्स अ डिसेंट रेटिंग एंड वी शुड वर्क टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इदारे को आप मजबूत बनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस राहत कि आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू। थैंक यू। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन मिस राहत कौनैन हसन का इंटरव्यू आपने देखा। और अब कुछ बात करते हैं दुबई एयर शो की। इस हफ्ते होने वाले दुबई एयर शो में एमिरेट्स एयरलाइन ने बोइंग 777 ऑर्डर किए, 50 बोइंग 777 ऑर्डर किए और ये डील तकरीबन $18 अरब की बताई जा रही है। इसके अलावा दुबई एयर शो में पाकिस्तान का JF-17 थंडर भी नुमाइश के लिए पेश किया गया। हम दुबई एयर शो के बारे में देखते हैं अपने नुमाइंदे सिब्ते आरिफ की ये रिपोर्ट। एविएशन इंडस्ट्री को आप नहीं कह सकते कि फ्री फॉल में है। खास तौर पर दुबई एयर शो में एक के बाद एक बिजनेस डील होती देखकर अब दुबई का बोइंग से मुआहदा हुआ 50 जहाज खरीदने का। ये बोइंग की 95 साल तारीख के दौरान दिया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्डर है। हमें फख्र है कि एमिरेट्स एयरलाइंस ने हम पर अपने एतमाद का इज़हार किया। हालांकि ऑयल की कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुसलसल बढ़ रही हैं और एयरलाइंस को भी कैश दरकार है बुलंद तर उड़ने के लिए, मगर मिडल ईस्ट से ताल्लुक़ रखने वाली एयरलाइंस की कारकर्दगी बेहतर रही है। हाँ, एक पैच ज़रूर था जो कि 2008 से 2010 के दरमियान आया, जिसमें एविएशन फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई और उसमें मैनेजमेंट जो थी सारी ही एयरलाइंस के लिए डिफ़िकल्ट हो गई थी। लेकिन सारी दुनिया में एयरलाइंस ने सर्वाइव किया ही है और उस दौरान में भी आप ये देखिए कि मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस जो थी वो स्टिल दे वर मेकिंग प्रॉफिट। पाकिस्तानी जहाज़ों को भी दुबई एयर शो में मार्केट किया गया। इत्तलात हैं कि 10 से ज़ायद ममालिक ने JF-17 थंडर खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर हतमी डील ना हो सकी। दुनिया के जो बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पे रखे गए हैं उनमें हमने JF-17 भी प्रेजेंट किया है, तो उस लिहाज से हमारी अपीयरेंस का मकसद यहाँ पे, बिकॉज टाइम बहुत कम है, तो सीरियस लेंथी कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन डिस्कशन नहीं है, अभी वो स्टेज नहीं है। लेकिन ये इस शो का मकसद बेसिकली होता है कि हम आएँ और अपने प्रोडक्ट को कंपटीशन में या यूँ कहना चाहिए दुनिया के सामने पेश करें कि भाई हमने जहाज़ बनाया है और आप आएँ और इसको देखें, पाकिस्तान में आके देखें और इवेल्युएट करें और उसको ख़रीदें। दुबई एयर शो को नज़र में रखते हुए माहिरीन का कहना है कि मिडल ईस्ट की एविएशन इंडस्ट्री की तेज़ी से होती तरक्की से दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री फ़िलहाल आसमान तक तो ना पहुँच सकें, मगर ऊपर की जानिब सफ़र करना ज़रूर शुरू करेंगी। दुबई एयर शो में जहां एयर शोज लोगों की दिलचस्पी का सबब बने हैं, वहीं कई $मिलियन के सौदों ने भी इस शो को कामयाब शो बना दिया है। सिब्ते आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। दुबई से सिब्ते आरिफ की रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम स्टॉक मार्केट का और फॉरेन करेंसी मार्केट का जायजा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। स्टॉक मार्केट का जायजा लेते हैं। आज जुम्मा है, 2 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। पहले सेशन के अख्ताम पर कराची स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में मामूली कमी देखी गई, तकरीबन 5 पॉइंट्स इंडेक्स नीचे बंद हुआ और आज भी वॉल्यूम्स मार्केट में बहुत कम है। सिर्फ 1 करोड़ शेयर से थोड़ा ज़्यादा हमने काम देखा है मार्केट में अब तक। आगे बढ़ते हैं और आज डॉक्टर आसिम हुसैन जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं, उन्होंने ये कहा है कि LPG पे जो लेवी थी उसकी मंजूरी दे दी गई है। उसके अलावा इस साल मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग बहुत सख्त होगी। इस मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे शुएब निज़ामी से। शुएब, क्या बात हुई है और पेट्रोलियम लेवी जो LPG पे लगाई गई थी उसकी मंजूरी भी दे दी गई है? जी, आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ये बिल जो है मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत LPG के ऊपर जो है पेट्रोलियम लेवी आयद होगी और तकरीबन 6 अरब रुपए से सालाना हासिल हो सकेंगे। इस दौरान वज़ीर पेट्रोलियम ने ये बताया कि वो किसी को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते और वो ये बताना चाहते हैं कि इस साल मुल्क की तारीख की बदतरीन गैस लोड शेडिंग जो है उसका सामना करना पड़ेगा। और इसकी वजह यह है कि सिर्फ कोयटा के अंदर जो है वो 70 MMCFD गैस जो है उसकी डिमांड
चंद दिनों के अंदर इजाफा हुआ है और तकरीबन 4 अरब मकाफ फुट से ज़्यादा गैस जो है इसकी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 4 खाद कारखाने हैं उनको वो चारों को गैस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो इस वक्त 2 लाख टन यूरिया की किल्लत है उसमें मज़ीद इजाफा ना हो। जी शुक्रिया। जी शुएब, बहुत शुक्रिया इस अपडेट का। शुएब निज़ामी हमको अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और फ़ॉरेन करेंसी मार्केट का जायज़ा लेते हैं। ओपन मार्केट में क्या रेट्स हैं आपको बताते हैं। अमरीकी डॉलर से अगर शुरू करें तो इसकी बाइंग ओपन मार्केट में 87 रुपये में है और ये बेचा जा रहा है 87.20 में। यूके पाउंड 136.50 और 137.50 का रेट है। यूरो 116.50 में बाइंग है, 117.50 में सेलिंग है। सऊदी रियाल 23 और 23 रुपये 10 पैसे। दिरहम 23 रुपये 55 पैसे में बाइंग है, 23.75 में सेलिंग है। इसके अलावा कनेडियन डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 84 रुपये में है और ये बेचा जा रहा है 85 रुपये में। कतर रियाल 23.55, 23.80, रिंगिट 28.30 और 28.80 का रेट है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 87 रुपये में है और ये बेचा जा रहा है 88 रुपये में। खाम तेल की कीमत का जायज़ा लिया जाए तो आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत में कुछ कमी नज़र आ रही है। 21 सेंट्स की कमी के बाद ये $98 और 61 सेंट्स फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। नॉर्थ ब्रेंट में 2 सेंट्स का इजाफा है, ये $108 और 24 सेंट्स फी बैरल पे, जबकि अरब खाम तेल की कीमत में 30 सेंट्स की कमी है और ये $109 और 10 सेंट्स फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। सोने की आलमी कीमत का जायज़ा लिया जाए तो मामूली इजाफा है $3 और 90 सेंट्स का और सोना आलमी मंडी में $1724 और 10 सेंट्स फी आउंस में ट्रेड हो रहा है। सोने की मकामी कीमत का जायज़ा लिया जाए तो कल हमने फ़ी तोला कीमत में 200 रुपये की कमी देखी और ये भाव रहा 57,500 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव में 171 रुपये की कमी देखी गई और ये भाव रहा 49,285 रुपये। आखिर में कपास की मकामी कीमत का जायज़ा लिया जाए तो पंजाब की कपास की कीमत में कोई कमी बेशी नहीं है, ये 5,900 रुपये फ़ी मन पर ट्रेड हो रही है। और सिंध की कपास की कीमत में भी कोई कमी बेशी नहीं है और ये बदस्तूर 5,600 रुपये फ़ी मन पे ट्रेड हो रही है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। आप अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है 1 से 2@geo.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।